Good morning, class 8 student. Welcome to the online classes of Aao Padhe. Today, I am going to teach you class 8, chapter 5, coal and petroleum. So, start करें chapter. First, we discuss resources. Okay, so in this part we are discuss natural resources. Okay, तो आपकी जो स्लाइड चल रही है उसमें एक फ्लो चार्ट आपको दिखेगा जिसमें हम दिखा रहे हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, वर्ड से ही अगेन क्लियर हो रहा है कि नेचुरल यानी जो हमें नेचर से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज. ऑलराइट, सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फर्दर टू में डिवाइड होंगे, inexhaustible and exhaustible natural resources. And exhaustible natural resources again two में divide होंगे, renewable resources and non-renewable resources. Now discuss first natural resources. The resources which are obtained from nature are called as natural resources. There are two types, inexhaustible and exhaustible. Now what is the meaning of inexhaustible and exhaustible? Let's come. First, inexhaustible natural resources. The resources which are available in a large quantity in nature and will not be depleted even after continuous use are known as inexhaustible natural resources. Means ऐसे natural resources जो कभी भी खत्म नहीं करते हैं, यानी वो हमारी अर्थ पर बहुत ही large amount पर available होते हैं. Okay? Can you guess any example of inexhaustible natural resources? Comment me in a comment section. Alright. So, some examples are sunlight, water, wind, etc. Okay. So, sunlight क्या होगी? एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? सनलाइट से. और सनलाइट से जो एनर्जी होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती. सो इस टाइप की रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ऑलराइट, सम अदर एग्जांपल इज आल्सो वाटर एंड विंड. नाउ सेकंड वन इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो इनएग्जॉस्टेबल था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज in nature and will get depleted after continuous uses are known as exhaustible natural resources. यानी ऐसे resources जो बहुत limited amount में हमारे पास present है और अगर हम उन्हें continuous बहुत ज्यादा use करेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो हमारे exhaustible natural resources क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे. Alright? एग्जाम्पल फॉरेस्ट. अगर हम फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होगा? सारे प्लांट्स अगर हम अपनी यूजेस में यूज कर लेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा और वो हमारी लैंड कैसी हो जाएगी? अनइवन होगी और फिर वहां से हम फॉरेस्ट अगेन नहीं बना पाएंगे. Similarly, coal and natural gases are also exhaustible natural resources. यानी अगर हम इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हमारी लाइफ से क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी. सो क्लियर? इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ फॉसिल फ्यूल्स. नाउ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, यानी जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके डेड रिमेनिंग से जो फ्यूल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स. सो डेफिनेशन, some of the exhaustible natural resources like coal, petroleum, etc. are formed from dead remaining of the living organism. Okay, so living organism के जो dead remaining होते हैं वो बहुत हीट और एनर्जी और प्रेशर की वजह से अर्थ के इनसाइड में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. These kind of resources are known as fossil fuels. Now What are fuels? Okay, हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स के रिमेनिंग से बनते हैं, बट फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल यानी हम कॉमन लैंग्वेज में या हिंदी में जिसे बोलते हैं ईंधन.
ओके, तो ईंधन वो होता है कि जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं और उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल। ओके, तो जनरली जब स्टूडेंट्स को फ्यूल के बारे में पूछते हैं तो उनका आंसर होता है मैम कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल। ओके, सो दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। ओके, सो जब भी आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज फ्यूल, देन आपका आंसर होना चाहिए व्हेन वी हीट समथिंग देन दे गिव्स हीट एंड लाइट। ओके, तो जब भी हम किसी को बर्न करेंगे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल, राइट। So, a fuel is any substance that release large amount of energy in the form of heat and light when it is burned. For example, coal and petroleum are fuels. Okay, so kerosene, diesel, coal ये सब आप क्या कहेंगे, एग्जाम्पल्स में कहेंगे, बट आपको फ्यूल जब पूछेंगे तब आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन अब बता सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल्स। दीज फ्यूल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि सॉलिड है तो हमारा फ्यूल किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड। एग्जाम्पल, कोल, फायरवुड, एनिमल डंग केक्स, मीन्स गाय के जो गोबर के उपले बनाकर हम उसको यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, cow dung cakes. Alright, and charcoal and coke are example of solid fuels. Now liquid, these are volatile liquid that produce vapor which burn and produce energy. यानी जिसे हम burn करेंगे तो वो vapor में convert होना start होंगे, तो इस तरह की fuel को हम कहेंगे liquid fuels. For example, petrol, diesel and kerosene. Now third one is gaseous fuel. These are fuels that exist in the form of a gas or as a mixture of different gaseous fuels. Okay, can you guess any example of gaseous fuel which we use in our daily life? Okay, आपके माइंड में सबसे पहले वही आता है जो हम किचन में यूज करते हैं, जो हमारे सिलेंडर में फिल होती है, उसका नेम होता है एलपीजी गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो एलपीजी गैस का हम किस में यूज करते हैं, डेली लाइफ में, हमारे किचन में फूड बनाने में हम यूज करते हैं। तो वो किस टाइप का फ्यूल हुआ, गैसेस फ्यूल। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैसेस, बायोगैस, सीएनजी एंड कोल गैस। नेक्स्ट, Why do we need fossil fuels? अब हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं रिमेनिंग डेड और एनिमल से मिलते हैं, बट उनका हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं। फर्स्ट वी यूज इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो जितनी भी हमारी कार, मोटर, बस, एरोप्लेन, जितने भी व्हीकल्स हम यूज करते हैं वो सब किसकी हेल्प से चलते हैं, फ्यूल्स की वजह से। सेकेंड वन इज कुकिंग। अभी हमने एलपीजी का एग्जाम्पल देखा, सो कुकिंग में भी हमें फ्यूल्स की जरूरत होती है। फॉर हीटिंग, हीट जनरेट करने के लिए जब हमें बहुत ज्यादा तेज सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, कोयले की अंगीठी लगाते हैं और जिससे हमें क्या मिलती है, हीट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ओके, सो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं एंड कोल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उन सभी में बहुत ज्यादा हाई पावर की हीट जनरेट होती है और इसी से किसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूजेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपनी मशीन के वर्किंग के लिए, उन्हें हीट करने के लिए किसका यूज करती है, फ्यूल्स का यूज करती है। उनकी हेल्प से उनकी मशीन्स वर्क करती है और उनका प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, रॉकेट्स एंड अदर स्पेस व्हीकल्स। फ्यूल्स कॉल्ड प्रोपेलिनेट्स आर यूज्ड फॉर रॉकेट्स दैट हेल्प इन लॉन्चिंग द स्पेस व्हीकल। ओके, तो रॉकेट को जब हमको लॉन्च करना होता है तो हमें बहुत हाई अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी हमें कहां से मिलेगी, फ्यूल से। ऑलराइट, What are the characteristics of a good fuel? है ना, तो हम किस तरह के फ्यूल को कहेंगे कि ये बेस्ट रहता है हमारे यूजेस के लिए। सो इट शुड बी इकोनॉमिकली, ओके, एंड इट शुड बी अवेलेबल इजीली। तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे मनी वाइज हमारे लिए सुटेबल हो और जो हमें इजीली मार्केट में कहीं से भी अवेलेबल हो सके।
इट शुड नॉट एमिट पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग। फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिससे हार्मफुल गैसेस ना निकले, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस हार्मफुल गैसेस निकलेगी तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन एंड एनिमल्स की हेल्थ के लिए क्या होगा, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो गुड क्वालिटी फ्यूल कैसा हो, जो कि पॉइजनस गैस सिक्रीट ना करे, ओके, इमिट ना करे। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हम फ्यूल का यूज किस लिए करते हैं, हीट एंड लाइट के लिए। तो अगर फ्यूल हमारा गुड क्वालिटी में या गुड अमाउंट में हीट जनरेट करता है, इट मीन्स वो कैसा हुआ, गुड क्वालिटी का। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, यानी उसका रख रखाव यानी उनका मेंटेनेंस करना बहुत ही इजी होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस अ बैड ऑडर। अगर फ्यूल में से बैड स्मेल निकलती है तो हम उसका यूज करना पसंद नहीं करेंगे। इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस एनी एश, यानी अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके बाद में रेजिड्यू के फॉर्म में हमें एश या कुछ भी रेजिड्यू नहीं मिलना चाहिए, ओके। रेजिड्यू मीन्स जो रिमेनिंग होता है किसी भी चीज को बर्न करने के बाद में उसका आफ्टर रिमेनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू, ऑलराइट। इट शुड नॉट इग्नीट इजीली एट रूम टेम्परेचर। इग्नीट यानी बर्न होना, ऐसा नहीं कि हमारा फ्यूल ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर पड़ा है और वो अपने आप बर्न होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये क्या होगा, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो हमें फ्यूल के कैरेक्टर्स हमें पता है कि किस तरह का फ्यूल हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी का होगा, ओके। नाउ चैप्टर का मेन टॉपिक कोल, ओके। चैप्टर का नेम ही हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम, तो हम मेन टॉपिक पे अब आए हैं कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। अब आपको फॉसिल फ्यूल वर्ड का मतलब पता है। सो कोल क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है विच इज फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ओके। सो कोल कैसे बनता है कि बहुत सालों तक, है ना, मिलियन ऑफ ईयर अगो अर्थ पर अर्थक्वेक हुआ होगा और उसकी वजह से अर्थ पर जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी थे वो सब क्या होंगे, अर्थ की सरफेस पर गिर चुके थे और धीरे धीरे उन पर सॉइल की क्या हुई, लेयर्स आती गई, कंटिन्यू उन पर बारिश होती गई, धूप गर्मी सर्दी सीजन्स चेंज होते गए और धीरे 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 जो भी कोल ये जो डेड वेजिटेशन थे यानी प्लांट्स और एनिमल्स थे वो क्या हुए, अर्थ के सरफेस के डीप में जाना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे सॉइल की लेयर उन पर चढ़ती गई। तो इनसाइड अर्थ बहुत हाई प्रेशर और हीट की वजह से धीरे धीरे वो प्लांट्स और एनिमल के डेड पार्ट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए और इसी तरह से हमको क्या मिला, कोल एज अ फॉसिल फ्यूल, ऑलराइट। नाउ हाउ इज कोल फॉर्म, आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ कोल। कोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ऑलराइट। सो मेनली अगर हमसे पूछते हैं कि कोल किसका बना होगा तो हम क्या कहेंगे, वो हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर। नेक्स्ट, व्हाट इज कोल माइनिंग, ओके। कोल माइनिंग यानी कोल को हम कैसे बाहर निकालते, कोल कहाँ से मिलता है हमें, अर्थ के सरफेस से, तो कोल को अर्थ की सरफेस से बाहर निकालना हम क्या कहेंगे, कोल माइनिंग। कोल इज एग्जिस्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। कोल माइनिंग कैन बी of two types, open cast mining and underground mining. First is open cast mining in which coal is excreted from near the earth surface, यानी हमारा कोल जो है वो जमीन के ऊपर वाले सरफेस पे ही प्रेजेंट है, तो इस तरह की कोल माइनिंग को हम क्या कहेंगे, ओपन कास्ट कोल माइनिंग। एंड सेकंड अंडरग्राउंड, यानी बहुत ज्यादा डीप में अगर कोयला प्रेजेंट होता है कोल तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड माइनिंग। माइनिंग इन व्हिच कोल इज एग्जिस्ट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ऑलराइट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम कोल, एंथ्रेसाइट्स एंड ग्रेफाइट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, ओके। हमारे यहाँ चैप्टर में कोल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है, तो हम उसके बारे में सिर्फ इतनी ही स्टडी करेंगे, ओके। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ कोल, तो जो फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस होते हैं सिमिलरली वही हमारे यूज किसके होंगे, कोल के। कोल इज यूज एज अ फ्यूल टू कुक फूड
इट ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट, यानी जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी होती है और जिसमें हम एनर्जी, थर्मल मीन्स बहुत हीट एनर्जी का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल में रीड किया। वंस यूज एज फ्यूल टू रन स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन, जो पुराने जो भाप के इंजन थे, स्टीम इंजन, वो किसकी हेल्प से चलते थे, कोल की हेल्प से। व्हेन प्रोड्यूसेस कोल यील्ड कोक, कोल तार एंड कोल गैस, तो जब हम कोल को यानी कोयले को बर्न करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, और उसका भी हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, विच इन टर्न यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कैसे हम उसको प्योर करते हैं। It is process in which coal is heated in very high temperature in the absence of air, यानी बिना एयर की प्रेजेंस में जब हम कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं to obtain various useful product from it. Consider the diagram below the understanding the process of destruction distillation. Different process obtained through this process as coal gas, coal tar एंड लिक्विड अमोनियम। ओके, सो यहाँ जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस तरीके से एक तरफ कोल गर्म हो रहा है और बिना एनर्जी के बिना एयर की प्रेजेंस में हम उसे हीट कर रहे हैं और किस तरीके से हमको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं। ऑलराइट, व्हाट विल हैपन इफ द कोल रिजर्व गेट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड यानी अगर वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर कोल हमारी लाइफ में नहीं होगा तो अब क्या होगा। कोल इज बीइंग यूज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज रूरल एरिया। ओके, तो आज भी इंडिया में या देश की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी एलपीजी या सिलेंडर गैसेस का यूज नहीं होता है, तो लोग आज भी अपने घरों में चूल्हों पर ही खाना बनाते हैं। इसके लिए वो या तो वुड का यूज करते हैं या फिर कोल का यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर कोल खत्म हो जाएगा तो उनके लिए सरवाइव करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। Not only this, it serves various other purposes like the synthesis of synthetic oil, natural gases, coke, coal tar and coal gases। तो अगर कोल ही नहीं होगा तो ना तो कोल गैस अवेलेबल होगी ना कोल तार अवेलेबल होगा। Alright, if the amount of coal get depleted, it would become much difficult for us to produce energy for various purposes. Hence we must use coal in a efficient way. Okay, so इसलिए हमें उसका एक इकोनॉमिकली या प्रॉपर यूज करना चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी अमाउंट में कोल अवेलेबल हो सके। नहीं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कोल के बारे में जान ही नहीं पाएगी कि हमारी लाइफ में कोल क्या था। ऑलराइट, नाउ व्हाट सब्सटेंस आर रिलीज ऑन द बर्निंग ऑफ कोल। तो अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो उसमें क्या क्या रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेड, आर्सेनिक एंड मरकरी आर द सम गैसेस प्रेजेंट इन द कोल। ओके, तो कोल को हम बर्न करते हैं तो वो एयर के साथ में रिएक्शन करके ये डिफरेंट टाइप्स की गैसेस को एमिट करती है। नाउ पेट्रोलियम। द टर्म पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। ओके, यानी रॉक से जो ऑयल मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम टू वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। इट इज माइंड फ्रॉम द रॉक अंडर द अर्थ। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ एशियन मराइन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कहा कि कोल जो होता है मिलियन ईयर्स एगो अर्थ की वेजिटेशन जो थी वो बरेड हो गई थी अर्थ के सरफेस में और हीट और प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली पेट्रोलियम जो है वो सी वाटर में यानी समुद्र के नीचे जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स कहाँ रहते हैं, मराइन के अंदर यानी समुद्र के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे डेड होके कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, समुद्र के बेस की तरफ, और वो धीरे धीरे उनके ऊपर भी सॉइल की लेयर चढ़ती गई और वो जमीन के अंदर बरेड होना स्टार्ट हो गए और उनसे हमें क्या मिला, पेट्रोलियम।
तो जो अर्थ की सरफेस पे मिले वो तो थे कोल, और जो समुद्र के इनसाइड से हमें मिला वो क्या था? पेट्रोलियम। हाउ इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस फॉर्म? When the sea organism die, their bodies sink in the bottom of the sea. With time, they get covered by the layer of sand and the clay. Alright. Over million of years, these remaining get transformed in petroleum and natural gases due to very high pressure and very high temperature and in the absence of air. Okay, बिना air की absence में ही वो किस में convert होते हैं? कोल और पेट्रोलियम में. When we dig oil well, natural gases is above crude oil, which is turned is above water. This happened because gas and oil are lighter than water and do not mix in water. अब आप कहेंगे कि जब हमने समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम को निकाला है तो वो तो पूरे समुद्र के पानी में मिक्स हो जाएगा? नो, क्योंकि वाटर और जो ऑयल होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होते, और जो ऑयल होता है वो वाटर से क्या होता है? लाइटर, यानी हल्का होता है, इसलिए ऑयल हमेशा कहाँ रहेगा? वाटर से ऊपर की तरफ. ओके, तो अगर वो वाटर में मिक्स भी होगा तो ऑयल की लेयर क्या कहाँ बनेगी? वाटर के अप साइड. और इस तरीके से हम वाटर और ऑयल को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. ऑलराइट. द वर्ल्ड वॉज ड्रिल इन पेनिसुला यूएसए इन 1859. यानी सबसे पहले वर्ल्ड में पेनिसुला में यानी यूएसए में 1859 में सबसे पहले ऑयल जो था उसको ड्रग किया गया था. ऑलराइट. तो ये आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. सो रिमेम्बर कि सबसे पहले ऑयल कहां से मिला था. सेकेंड ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वॉज ड्रिल इन मकून, असम, इंडिया इन 1867. ओके, तो सेकेंड ऑयल हमें कहां से मिला था? असम से. आफ्टर 8 ईयर इन इंडिया द ऑयल इज फॉर्म इन एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. ओके, तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है जहां पे हमने हाईलाइट कर रखा है कि इंडिया के किस किस पोर्शन पे हमको ऑयल वेल मिलती है. नाउ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल. रिफाइनिंग यानी पेट्रोलियम जो हमें मिलता है वो कैसा होगा? क्रूड ऑयल, यानी कच्चा एकदम ब्लैक कलर का गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है, और उसे हम प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद में हमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, ये सारे सब्सटेंस हम पेट्रोलियम से क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं. सो उसे ही हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Originally, petroleum is a mixture of many things such as petrol, diesel, petroleum gas, पैराफिन वैक्स एंड ल्यूब्रिकेशन ऑयल. ल्यूब्रिकेशन ऑयल जो हम मशीन जो होती हैं उनके पार्ट्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो ऑयलिंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स. इट इज अ डार्क एंड ऑयली लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. तो जब हम अर्थ की सरफेस से ऑयल, क्रूड ऑयल निकालते हैं तो वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा गाढ़ा और बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी बदबू के साथ में हमें प्रेजेंट होता है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम is the process by which different constituent of petroleum are separated. यानी अलग अलग मेथड से उन्हें हाई टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर से सेपरेट किया जाता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरीज. ओके, तो जो रिफाइनरीज होती है वहां पर पेट्रोलियम को क्लीन करने का वर्क कंप्लीट हो जाता है. Here is a picture of refinery. All right. It is the process of separating of various constitution of petroleum and it carried out in a petroleum refinery. यानी पेट्रोल को सेपरेट करने के लिए जिस जगह पर पेट्रोलियम को लेके जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिफाइनरी. Constituents of petroleum and their uses. First, use in a liquefied petroleum gas (LPG). Second is petrol, kerosene, diesel, lubricant oil, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिनस. ओके, सो जब हम भी पेट्रोलियम को क्लियर करते हैं तो उससे हमें ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे. नाउ व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड. ओके, तो हम क्या बोलते हैं? एक तरह का काला सोना. ओके, सो पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट यील्ड सेवरल सब्सटेंस दैट आर कमर्शियली यूजफुल. क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? यूजफुल है, और उससे क्या होती है? बहुत ज्यादा मनी मिलती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड. द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. तो जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से सब्सटेंस मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे?
पेट्रोकेमिकल्स। तो कई बार एग्जाम में पेट्रोकेमिकल के नाम से भी क्वेश्चन बनता है, एक शॉर्ट नोट या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कि व्हाट इज द पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हमने चैप्टर 2 में रीड किया है, जो फाइबर्स जो हम केमिकली इंडस्ट्रीज में बनाते हैं उस तरह के फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। Petroleum is also used in detergents, polythenes making, man-made plastics, and natural gas are also yielding hydrogen gas, which is used in production of fertilizers. Okay, fertilizers जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किए हैं, वो जो कि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी या उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर्स। नाउ नेचुरल गैसेस। Natural gases is the fossil fuel formed naturally as a hydrocarbon gas mixture in the oil well. तो जब हम पेट्रोल को रिफाइनरी के अंदर प्यूरिफाई करते हैं तो उस टाइम में नेचुरली एक गैस जो होती है वो रिलीज होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल गैस। ओके, यानी वो अर्थ पर पहले से अवेलेबल नहीं थी, ना ही वो अर्थ के इनसाइड में प्रेजेंट थी, बट जब हम पेट्रोल को रिफाइनिंग में यूज करते हैं तो उस समय एक अपने आप एक गैस बनती है, इसीलिए हमने उसका नेम क्या रख दिया, नेचुरल गैस। ऑलराइट, इट्स मेन कंपोनेंट इज मिथाइन, बट इट मे ऑल्सो कंटेन वेरियस अमाउंट ऑफ अदर हाई एल्कलीज, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। Gases like carbon dioxide, helium, nitrogen and hydrogen sulfides are also found in natural gases in small presence. Okay, तो mainly natural gas में मिथाइन गैस होती है और उसके अलावा जो होती है कुछ small amount में दूसरी gases भी present होती है। Okay, why is natural gas important as a fossil fuel? Natural gas is considered important as this fossil fuel can easily be transported through pipes. Okay, तो इसका क्या यूज है कि पाइप के थ्रू से हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। It is stored as CNG, which is used from several purposes, and it's also used as a staining materials for manufacturing many chemicals and fertilizers. Okay, तो CNG एक ऐसी गैस है जो बहुत कम pollution क्रिएट करती है और जो हमारे एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली गैस है। नेचुरल गैस डज नॉट कॉज पोल्यूशन एंड हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स बहुत ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करती है, जो एक गुड फ्यूल की क्वालिटी होती है। Compressed natural gas, full form of CNG, is a natural gas stored under high pressure. उसे हम कैसे रखते हैं, बहुत हाई प्रेशर से कंप्रेस करके रखते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, compressed natural gas. Why is CNG useful? Similarly, जैसे हमने कोल एंड पेट्रोल का रीड किया था, फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल जो हमारी ऑटोज जो होती हैं वो ज्यादा किससे चलती है, सीएनजी गैसेस से, क्योंकि ये इको फ्रेंडली गैस है और पोल्यूशन बहुत लेस अमाउंट में क्रिएट करती है। फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्रीज विच कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये गैस हम पाइप से सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इंडस्ट्री एंड हाउसेज में यूज करना बहुत ईजी है। CNG pipeline network already exists in Vadodara in Gujarat, some part of Delhi and some other places. Why is CNG considered as clean fuel? Because natural gas is considered a better fuel than coal and petrol because it is a cleaner. क्योंकि ये गैस environment को क्या करती है, clean करती है. That means that is result in less amount of pollution than the other fossil fuels. Natural gas emit 50% less carbon dioxide, sulfur and nitrogen. तो जो हम पेट्रोल और डीजल केरोसिन यूज करते हैं उसकी बजाय जो CNG होती है वो 50% लेस पोल्यूशन क्रिएट करती है। However, it is not the best solution as there is better source of energy present nowadays like solar energy. जैसे सोलर एनर्जी है उसमें किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं है, इसी तरीके से CNG का यूज भी अभी के हमारे जो पोल्यूशन की जो रीजन इंक्रीज होता जा रहा है तो उसमें एक बेस्ट फ्यूल की तरह हम CNG को यूज कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ इंडियन मैप जहां पर हमें कहा CNG गैसेस अवेलेबल है। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ इंडिया इन राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड रिवर डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा,
जहां पर हमें क्या मिलेगी, CNG गैस। Why should we use fossil fuel economically? They are available in limited quantity. हम क्यों यूज करेंगे कम? क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पेट्रोल और डीजल कैरोसिन अवेलेबल हो सके, ऑलराइट, क्योंकि इनकी क्वालिटी क्या है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास में प्रेजेंट है। Burning this fuel also causes air pollution as well as global warming. Hence, we should use the fuel economically to make sure that we can use them for a longer time and the risk of global warming is reduces. तो हम उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। How can we save petrol and diesel while driving? तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि जब हम रेड लाइट पर खड़े हैं तो हम अपनी व्हीकल को बंद कर देंगे, हम कंटिन्यूअस हमारे व्हीकल्स की सर्विस करवाएंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन क्या हो, कम से कम हो। अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ओके, सो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? इन इंडिया we can save petrol and diesel while driving by driving at a constant and moderate speed, maintain tire pressure at correct level, switch off the engine when you are waiting, such as traffic light, do regular maintenance of your vehicle. Alright? So, ये तो हमारा चैप्टर था कोल, पेट्रोलियम, और इस चैप्टर में हमने पूरी डीप स्टडी करी है कोल एंड पेट्रोलियम की। सो होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपको नोट्स एंड क्वेश्चंस आपको नीचे जो लिंक है वहां पर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैप्टर को इजीली समझ सके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई होप you like this video. Stay home and stay safe. Thank you.